भूल गया मैं। हाँ, एक चीज और एक्सपेरिमेंटली ये और देखा गया बेटा, ये जो K है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L होता है। ये इंपॉर्टेंट है। K क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, ये K है, ये L है, सॉरी ये L है, तो एज L इंक्रीजेस K डिक्रीजेस। ठीक है, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। तो जितनी ज्यादा स्प्रिंग की लेंथ होगी उतना ही उसका क्या होगा, कम होगा स्प्रिंग कांस्टेंट। मीन्स कहने का सेंस ये है, एक स्प्रिंग में ये बना रहा हूं, आप फील कर सकते हो। ठीक, इस पे एक बॉल लगाई और इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके यहां ले आए, इस पर कितनी रिस्टोरिंग फोर्स लगी होगी? बहुत कम। क्या लगेगी? बहुत कम रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। ज्यादा से ज्यादा ये स्प्रिंग का इतना सा पार्टी स्ट्रेच किया होगा, सिंपली इतना सा पार्टी स्ट्रेच किया होगा, मैं भी अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, इसका इतना सा पार्टी स्ट्रेच किया गया होगा। बट यहीं पे अगर सिंपली मैं बस इतनी ही लेंथ का अगर मैं लगाता स्प्रिंग और इसको मैं बढ़ाता तो क्या था, जितना स्ट्रेच स्ट्रेच आ रहा, ये पूरी स्प्रिंग पे इतना स्ट्रेच आता। मीन्स अगर मैं F की बात करूं तो क्या जाएगा, K है, और मैं इस स्प्रिंग की बात करूं, यहां पे भी ऐसे समथिंग आना चाहिए। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? यहां से यहां तक लाने में मुझे ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ लंबी है और केवल इस लेंथ का कुछ पार्ट ही में क्या है, हम चेंज ला रहे, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। पूरे स्प्रिंग में नहीं हो पा रहा, लंबी स्प्रिंग की बात करें। बट यहां पर क्या है कि यहां पे अगर मैं थोड़ा सा चेंज करा तो इस पूरी स्प्रिंग में चेंज आ रहा है, तो इसकी वजह से इस पूरी स्प्रिंग में अगर चेंज आ रहा है, पूरी स्प्रिंग में कंप्रेशन और एक्सटेंशन अगर खींचा तो एक्सटेंशन पूरी स्प्रिंग हो रहा है। यहां पे क्या पूरी स्प्रिंग, यहां तक तो एक्सटेंशन नहीं होता, सिर्फ कुछ ही पार्ट दूरी तक एक्सटेंशन है, उसके बाद नेग्लेक्ट हो जाते हैं। लगभग होता है, बहुत थोड़ा सा होता है, मुझे उसको नेग्लिजिबल मान के चल सकते हैं। बट यहां पे क्या है कि शुरुआत से लेकर एंड तक में क्या है, अगर थोड़ा सा भी एक्सटेंड किया तो ये पूरी स्प्रिंग क्या जाएगी, एक्सटेंड करेगी, इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक, अब फोर्स ज्यादा लगेगा, वही बात है ना कि सर बड़ी चीज आसानी से टूट जाती है, पर जितनी छोटी होती जाती है उतना क्या होता है, टूटने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि इसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल होते हैं वो भी वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, और हम मान के चलते हैं कि वो वाइब्रेशन किसी एक मीन पोजीशन के अलोंग हो रहे होते हैं, तो वो भी एज ए स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं। ठीक, जो बॉन्डिंग होती है वो भी एज ए स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है। तो हम इसमें कब तक तोड़ सकते हैं? जब तक बड़ा आसानी से तोड़ सकते हैं। जैसे जैसे छोटा होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगी, चौक तोड़ने में दिक्कत आने लगती है। वैसे ये सेम केस यहाँ पर है, जैसे जैसे स्प्रिंग की लेंथ बढ़ती जाएगी तो हमें एक्सटेंड करना आसान हो जाता है, पर जैसे जैसे छोटी रहेगी एक्सटेंड करना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये यहां से आप एक्सपेरिमेंटली फील कर भी सकते हो। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम थी, दोनों की डिस्प्लेसमेंट लगभग 1 मीटर, में यहां मान लू 1 मीटर, यहां मान लू, दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम थी। बट यहां पे इजिली हम फोर्स बिना कम फोर्स में अप्रोक्सीमेटली अगर मैं मान के चलूं 2 न्यूटन, अगर मैं यहाँ इसको 1 मीटर ले आया तो यहां पे मुझे फोर्स लगानी पड़ी अप्रोक्सीमेटली 6 न्यूटन, या मैं भी इससे ज्यादा लगानी पड़ी होगी। तो बेटा देखो डिस्प्लेसमेंट सेम था और हमने बोला कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एफ। तो बट बेटा एक और चीज भी तो है कि एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर ये एक्स कांस्टेंट हो गया तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, के। यहां पे एस क्या है, दोनों का 1 मीटर। मीन्स एक्स अगर कांस्टेंट हो गया तो सिंपली फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट पे। अब स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, और मैंने यहां एक्सपेरिमेंटली ये दिखाया हुआ है और ये बताया और समझाया भी है, आप फील कर सकते हैं सबको एक्सपेरिमेंट करके। छोटी स्प्रिंग और बड़ी स्प्रिंग को, बड़ी स्प्रिंग को आसानी से खींच लोगे, छोटी स्प्रिंग को खींच के देखना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट पे है। इसका मतलब कि इस पे ज्यादा फोर्स लग रही है, मीन्स इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा। इस पे कम फोर्स लग रही है, इसका मतलब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा। तो इससे आप क्या अंदाजा लगाए एक्सपेरिमेंट, जब लंबी स्प्रिंग है
डिस्प्लेसमेंट सेम है बट फोर्स ज्यादा लगने की वजह से स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो गई। यहां पे क्या है, लेंथ कम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है बट फोर्स क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और फोर्स ज्यादा होने की वजह से हमारा के ज्यादा हो गया। तो यहां से हम ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया, और आप कॉमन सेंस से भी यूज कर सकते हो कि के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L होता है। ठीक, अब कभी कभार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बेटा ये इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ठीक, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है के। बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी है तो छोटा सा टॉपिक, मगर मैंने इसको डिटेल में समझाने का, क्योंकि इसके बाद कोलिजन बचता है, पावर बचता है, कोलिजन, पावर कोलिजन एक में निपटाऊंगा मैं। ठीक है बेटा, ये के है, ठीक। अब मैंने इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ओरिजिनली इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है, और इसकी लेंथ मैं मान लेता हूं एल है। अब बेटा इसको मैंने छोटे छोटे एन पार्ट में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो बेटा हर जो स्प्रिंग है इसकी की में क्या चेंज आया, ये आप एक्सप्लेन करो मुझे, कर सकते हो बेटा। अभी मैंने आपको एक्सपेरिमेंटली बताया कि जो के था इनिशियल, मैं के आई लिख रहा हूं, उसकी लेंथ थी 1/L, और मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे इसमें एन टाइम्स से छोटे छोटे स्प्रिंग बनाए। बेटा अगर पूरे लेंथ एल थी, ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसे एन बनाना है तो हर की लेंथ कितनी होगी, हर की लेंथ क्या होगी ये मुझे बताओ। तो बेटा ये कह सकते हो कि एक्स एक्स एक्स, अगर मैं सबको जोड़ता जाऊं इनकी लेंथ तो क्या हो जाएगी, nx इज इक्वल टू एल हो जाएगी, हाँ या ना। तो एन की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, L/N हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है एक स्प्रिंग की वो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू L/N हो जाएगी। ठीक है सर, मान लिया। अब बेटा इनिशियल जो थी वो हम एक्सपेरिमेंट से ये बता दें कि जो इनिशियल थी वो क्या है, लेंथ ये थी तो 1/L है। जो फाइनल है लेंथ के एफ वो क्या है, L क्या है, इसकी L क्या है, L/N। इनिशियल जो थी ये पूरे का के था और साथ में क्या था, ये लेंथ इसकी L, तो के आई L और इसकी के एफ मान लेता हूं, इसको मैं के आई कंसिडर कर ले रहा हूं और इसको के एफ कंसिडर कर ले रहा हूं। ठीक है, तो इनिशियली के आई थी और उसकी लेंथ एल थी। अब ये छोटे वाले पार्ट की क्या है, के एफ, अगर मैं इसको के एफ मान रहा हूं तो ये किसके प्रोपोर्शनल, इसकी लेंथ क्या है, L/N, यहां से निकाला हूं मैं। एन टाइम्स अगर मैंने इसको ब्रेक कर दिया तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, L/N हो जाएगी। ठीक, अब बेटा ये बताओ कि के एफ एग्जैक्ट में हुआ क्या। तो मैं बेटा अगर ऐसे करूं, के एफ अपॉन के आई करूं तो क्या होगा, के एफ का मतलब हुआ L/N, 1/L/N। ठीक, और इसका हो जाएगा 1/L। तो के एफ अपॉन के आई, एल ऊपर जाएगा, एल ऊपर गया और L/N नीचे आ गया, ये एन फिर ऊपर जाएगा, L/N अपॉन एल, एल से एल कैंसिल हुआ। तो बेटे जो हमारा के एफ था वो क्या हो गया, एन टाइम्स के आई हो गया। मीन्स पहले स्प्रिंग जब एल लेंथ का था तो उसकी जो इनिशियल स्प्रिंग कांस्टेंट थी वो के आई थी, पर जैसे ही उसको मैंने एन स्मॉल स्मॉल पार्ट में तोड़ दिया तो इसकी हर एक की लेंथ क्या होगी, L/N होगी। तो इसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो एन टाइम्स हो गई, एन टाइम्स इंक्रीज कर गई। ये देखिए जो फाइनल स्प्रिंग है, जो इस स्प्रिंग की जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो एन टाइम्स इंक्रीज कर गई इनिशियल के। इसका मतलब क्या है कि स्प्रिंग जैसे जैसे हम तोड़ते जाएंगे वैसे वैसे स्प्रिंग क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है,
क्लियर हुआ? तो ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो मैंने एज अ एग्जांपल या एज अ थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मगर इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए कि जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना कम के, जितनी छोटी लेंथ होगी उतना ज्यादा के। तो यहां से आप कंसीडर करके आप क्लियरली एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आप इसको निकाल सकते हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है किसी को? चलो बेटा आगे देखते हैं क्या है। आगे क्या निकालना है? वर्क डन। अब वर्क डन की बात करते हैं, स्प्रिंग कैसे होता है। पर एक बार बताओ, W इक्वल टू मालूम है क्या होता है? छोटे से वर्क के लिए छोटा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, लो छोटा सा कर दिया डिस्प्लेसमेंट। किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत सर, बट हमने तो ये पढ़ा कि स्प्रिंग की बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल करो सर, हमने हुक्स लॉ से तो यही पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि पूरा वर्क डन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 0 से लेकर W तक वर्क करेंगे। और यहां क्या करेंगे, क्योंकि x यहां वेरी कर रहा है, तो xi और xf। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तो बेटा W हो जाएगा। यहां क्या होगा? fs की वैल्यू हुक्स लॉ से मैं क्या लिख सकता हूं? हुक्स लॉ से क्या लिख सकता हूं कि x माइनस dx। तो ऐसा करते हैं, इनिशियल कोई पोजीशन ना लेकर मैं इसको भी फील कराने के लिए 0 ले ले रहा, इनिशियली इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। ठीक है, इसको x ले ले रहा हूं, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे देखोगे बेटा, तो आपको ये मालूम पड़ेगा, एक्शन ले लेते हैं। ठीक है, एक्शन ले लेते हैं। तो यहां पे मालूम पड़ेगा बेटा कि जब इंटीग्रेशन करोगे ये तो बाहर हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन किसका होगा? xm xdx। आपका फॉर्मूला मालूम है इंटीग्रेशन का, इसकी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन में? 2 हो जाती है। तो xm2/2 इसे सॉल्व करने के बाद ये आएगा। तो बेटा वर्क डन क्या है हमारा? जो स्प्रिंग ने किया, स्प्रिंग की बात कर रहा हूं मैं, 5 बार बोल रहा हूं, स्प्रिंग की बात कर रहा हूं। तो स्प्रिंग का वर्क डन क्या है? नेगेटिव। बट जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा, एक्सटर्नल वर्क डन जो हमने फोर्स लगाई उस ब्लॉक पे, जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो हमेशा क्या लिखा जाएगा? तो क्यों ऐसा क्यों? मैथमेटिकली तो देख लिया कि डायरेक्शन क्या है, दोनों की नेगेटिव है, सेम डायरेक्शन होता है एक्सटर्नल फोर्स, जिधर की साइड डिस्प्लेसमेंट उधर की साइड फोर्स। तो इस वजह से क्या हुआ, दोनों बीच का एंगल 0। तो दोनों बीच का एंगल 0 cos 0, f भी नेगेटिव होगा, x भी नेगेटिव होगा, या तो f भी पॉजिटिव होगा, x भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में f और x लग रहा है। या तो दोनों नेगेटिव होंगे या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स तो 0 आएगा। इसको फील कैसे करें? इसको फील कैसे करें मीन्स फील करने का इन द सेंस कि ये पॉजिटिव आ रहा है, कैसे आ रहा है बेटा? इसके अंदर, इस वायर के अंदर एक, इस स्प्रिंग के अंदर एक स्प्रिंग फोर्स है। क्या है? स्प्रिंग फोर्स है। तो बेटा जैसे जैसे मैं इस एक्सटर्नल फोर्स को, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, तो ये क्या करेगा? स्प्रिंग क्या करेगा? ये जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ये क्या करेगा? इस स्प्रिंग फोर्स को क्या करने की कोशिश करेगा? ओवरकम करने की कोशिश करेगा। और अगर जैसे स्प्रिंग फोर्स के बराबर फोर्स लगा दिया और उससे थोड़ा सा ज्यादा लगाएगा, स्प्रिंग बीच में से टूट जाएगी। ठीक है, ठीक है, ब्रेकिंग आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस स्प्रिंग फोर्स को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब कम करने की कोशिश करेंगे तो हमें हमेशा एक्सटर्नल वर्क कैसा नहीं मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा हमेशा। और मैथमेटिकली समझा ही चुका हूं, फिजिकली यहां से समझ सकते हो कि स्प्रिंग फोर्स हमेशा अपोजिट लगेगी, जैसा एक्सटर्नल फोर्स होगा उससे जस्ट अपोजिट लगेगी। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इसको इधर या इधर मैं अगर एक्सटेंड कर रहा हूं, इधर कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं मैं? इसकी स्प्रिंग फोर्स को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूं एक्सटर्नली। तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पर कि जो एक्सटर्नल वर्क है वो हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। चलो वर्क डन की तो बात हो गई।
अब वर्क डन की बात हो गई है, तो हम अब बात करते हैं किसकी, इसके ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस की। तो ये ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देख लीजिए इसका। यहां मैंने x लिया और यहां मैंने क्या लिया, वेरिएशन w का, ये हो रहा है, ठीक है। ये w नहीं, फोर्स लेते हैं। क्यों फोर्स लिया, कि बेटा फोर्स इंटू एक्स करोगे तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ग्राफ का एरिया, जब मैंने बताया कि जब भी एक्स और वाई का प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा ग्राफ का एरिया मिलेगा, इंटीग्रेशन जिसे बोलते हैं, ठीक। बेटा हमें ये मालूम है कि जो फोर्स है ये माइनस के एक्स है, मीन्स लीनियर है, निगेटिव है। अगर इस के को हटा दिया जाए तो क्या होना चाहिए था, एफ एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अगर प्लस एक्स होता तो ग्राफ कुछ ऐसा होता, बट माइनस एक्स होने के कारण क्या हुआ, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है सर। अगर ऐसा होगा तो आगे भी चलता जाएगा, क्योंकि एक्स निगेटिव भी हो सकता है, एक्स पॉजिटिव हो सकता है। एक्स निगेटिव के लिए तो ये ग्राफ है, एक्स पॉजिटिव के लिए ये वाला ग्राफ हो गया, ठीक है सर। तो अब एक बात बताइए कि अगर मैं लेट सपोज यहां करूं, इसको ये मैं एक्सएम पॉइंट मान लूं, तो इसका एरिया क्या होगा, यही तो मुझे वर्क डन देगा। अब वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या होता है, एरिया ऑफ कर्व इंक्लूज इन एफएक्स कर्व। एफएक्स कर्व में जो कर्व एरिया इंक्लोज कर रहा है वही हमारा वर्क डन होगा। मीन्स ये एरिया को कैसे निकालेंगे, ये क्या है हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ, लेंथ क्या है, बेस जो है वो है एक्सएम, ठीक। और साथ में ये जो है हाइट, ये क्या है मेरी, इसको बताइए हाइट क्या है। बेटा अगर मैं इस हाइट की बात करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस एफ एस लिख सकता हूं। और अगर इसको माइनस एफ लिख सकता हूं, ये अगर बेटा ये पॉजिटिव एफ है तो नीचे वाला क्या होगा, माइनस एफ होगा। अब माइनस एफ लिख सकता हूं तो मैं क्या लिखूं, इसको स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो ये सब एफ एस में है, तो क्या लिख सकता हूं, इसे माइनस एफ एस लिख सकता हूं। अब हुक्स लॉ का हमें मालूम है क्या, कि एफ एस जो होता है वो क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड माइनस के एक्सएम, जितना कंप्रेशन किया तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी एक नेगेटिव कम रहेगा, तो इससे हमें क्या मिला, हाफ माइनस के एक्सएम स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, ये जो वर्क डन था और ये जो वर्क डन है, क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, जाहिर सी बात है सेम होने चाहिए, क्योंकि यहां पे हमने इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेशन का मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया था कि किसी भी ग्राफ का कर्व क्या होता है, इंटीग्रेशन देगा। तो यहां पे हम दोनों से प्रूफ कर सकते हैं कि जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। वैसे माइनस होगी क्योंकि हम वर्क डन अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स कर रहे हैं ना, तो अगेंस्ट वाले टर्म में हमेशा क्या लगेगा, जो हमारा वर्क डन होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो बच्चा आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां बहुत से बच्चों को दिक्कत हो सकती है, क्यों, क्योंकि देखो बेटा यहां पे जो एफ एस है वो एक्चुअल में क्या है, माइनस के एम या माइनस के एक्स, ठीक। बेटा एक्स निगेटिव है तो एक्स निगेटिव है और ये निगेटिव दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, वो उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। बट यहां पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है कि के तो है, जो एफ एस है वो एक्चुअल में बेटा वो हमारा क्या है, माइनस के, बट एक्सएम यहाँ पे है, जो एक्स है वो क्या हमारा पॉजिटिव है। अब बेटा पॉजिटिव है तो हमारी फोर्स हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो एफ एस मैंने अगर नेगेटिव ले लिया यहाँ पर, अगर मैंने एफ एस को नेगेटिव ले लिया तो अब मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना पड़ेगा। अगर मैंने एफ एस को नेगेटिव, अगर मैं एफ एस को नेगेटिव ना रखता, ठीक है, एफ एस को एफ एस ही रखता, एफ एस यहाँ पे क्या है माइनस के एक्स, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ माइनस के एम, क्योंकि ये एम पॉइंट की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा माइनस के एम, तो यहां से नेगेटिव आ जाएगा।
अगर मैं यहाँ पे निगेटिव रखता तो फिर मुझे क्या रखना पड़ता, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड रखना पड़ता, साइन नहीं रखना पड़ता, क्योंकि साइन मैंने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होती सर, यहाँ माइनस है और एफ की वैल्यू माइनस की एक्स होती है। अब माइनस की एक्स क्यों, क्योंकि मैंने पहले माइनस कंसीडर कर लिया है। ठीक है, और अगर नहीं कर सकते हो तो इस माइनस को कंसीडर मत करो, अब रख दो, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्लियर है। अब अगली बात क्या बेटा, जल्दी जल्दी क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को खत्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी होती जा रही है। ठीक, पहले मैं देख लूं कुछ बचा तो नहीं है, कुछ नहीं बचा। अच्छा, जो स्प्रिंग फोर्स है वो कंजर्वेटिव होती है, इसको प्रूव कर देते हैं। 1 सेकेंड बेटा, स्प्रिंग फोर्स को वो क्या करते हैं, कंजर्वेटिव प्रूव करते हैं। अच्छा ठीक है, कैसे, फिर हम लोगों ने ये देखा कि डी डब्ल्यू जो होता है, जल्दी जल्दी करते हैं, एक्स आई एक्स एफ एस डॉट डी एक्स होता है। ठीक है, एफ एक्स को मैं माइनस के एक्स लिख देता हूँ, तो माइनस के एक्स कर दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन किया एक्स आई से एक्स एफ, ठीक है, और साथ में डी एक्स, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे माइनस के, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स आई एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, माइनस के, यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन सॉल्व करने पे कई बार बता चुका हूं, इंटीग्रेशन बार बार नहीं बताऊंगा। अब इसकी वैल्यू जैसे हम यहाँ पे आप पुट करेंगे तो जो वर्क डन है ये डब्ल्यू होगा, जो हमारा वर्क डन है वो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के, साथ ही साथ क्या होगा, पहले एक्स यहाँ पुट करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर इनिशियल वाली वैल्यू पुट करेंगे एक्स आई स्क्वायर बाई 2। ठीक, चलो, तो डब्ल्यू मतलब क्या हो गया, अगर मैं ये करूंगा तो माइनस क्या हो जाएगा, के एक्स आई का स्क्वायर बाई 2 माइनस के एक्स एफ स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो बेटा यहां से क्या मालूम पड़ा, अगर मुझे इनिशियल और फाइनल पोजीशन मिल जाए, पॉइंट मिल जाए, तो वर्क डन क्या होगा मालूम पड़ जाएगा। इस फॉर्मूले से हमें यह मालूम पड़ रहा है कि वर्क डन is dependent on initial and final position only। जाहिर सी बात है, यहां से ऐसा ही और ऐसा ही मुझे चाहिए। मीन्स इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये वर्क से क्या, ये पाथ से क्या है, इंडिपेंडेंट है। या वर्क डन देखिए प्रूव कर दिया कि एक्स आई और एक्स एफ के बीच में ही है। अगर इससे भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो चलिए इसका वर्क डन ऐसा करते हैं कि किसी तरीके से ये एक्सएम है और ये इसका इक्विलिब्रियम है एक्स ई। जैसे मैंने एक्सएम पे मेरा इनिशियल है, ठीक है, एक्स ई से मैंने एक्सएम पे लेके गया और इसको मैंने वापस छोड़ दिया, तो क्या हुआ, ये वापस रिबाउंड करेगा। अब ये वापस रिबाउंड करेगा तो क्या होगा बेटा, वापस रिबाउंड करेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसको इनिशियल से मैंने उठाया, ये इसकी इनिशियल पॉइंट थी, इसको मैं यहां लेकर गया और छोड़ दिया वापस, और वापस ये जब रिबाउंड करके वापस आया तो ये यहीं पे आ गया। मीन्स जहां से शुरू किया वर्क डन, जहां से शुरू किया तो वहीं पे खत्म हो गया। मीन्स ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक जगह ही हो जाती है किसी भी पाथ को कवर करने के बाद। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या होती है, सेम होती है। इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू क्या होती है, फाइनल पोजीशन होती है। अगर बेटा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए तो इस समय क्या होगा, एक्स आई और एक्स एफ दोनों सेम हो गए तो क्या होगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। मीन साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन जीरो है। मीन अगर ये ऐसे आए या फिर ये ऐसे आए या फिर ये ऐसे नाचते 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 वापस आए या फिर ये सीधे ऐसे घूम के ऐसे 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 ऐसे, मीन्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो गई, मीन्स क्लोज कर्व बना रही है, पाथ कैसा भी हो
क्लोज कर बना रही है, वर्क डन हमेशा जीरो आ रहा है। तो यहां से आपको दिख रहा है कि कोई भी पाथ लें हमेशा वर्क डन क्या है, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा पार्टी, कि ये क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक, तो हमें यहां से दो एविडेंस मिल गए। क्या क्या, चौक लेते हैं, बताते हैं क्या क्या। पहला ये कि जो फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, ये डिपेंडेंट ऑन एक्स या पोजीशन। कहां से मालूम पड़ा, हुक्स लॉ है कि जो एफ एस होता है वो क्या है, माइनस के। तो पोजीशन पे तो डिपेंड कर रहा है, कहां एक्स है, एक्स पोजीशन तो बताता है। तो एफ एस क्या है, पोजीशन डिपेंडेंट है। दूसरी चीज, जो वर्क डन है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये क्या है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या है, जैसे इज डिपेंडेंट ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों कैटेगरी की वजह से हम ये कह सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स जो होती है वो क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। प्रूव कर दिया, कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। बट किस केस में, इफ वी आर नॉट कंसिडरिंग द फ्रिक्शन, इफ वी आर नॉट कंसिडरिंग द फ्रिक्शन, ठीक है, कंसिडरिंग द फ्रिक्शन। ठीक, अगर फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे तो क्या है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव नेचर की है। और जल्दी जल्दी इसकी दो तीन चीजें और बता दूं मैं आपको, फिर आप भी फ्री हो, हम भी फ्री हो। ठीक है, फिर एक चीज बताओ, जो वर्क डन है स्प्रिंग फोर्स का, वो हमने निकाला k²/2। ठीक, हाँ, अब इससे मैं और क्या क्या चीजें निकाल सकता हूं बेटा। ये जो वर्क डन है, एक्सटर्नल वर्क डन, वो कैसा एनर्जी में सेव हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में। ये एक्सटर्नल वर्क डन की बात कर रहा हूं, ये किस एनर्जी में सेव हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो रहा है। क्योंकि एक्स वेरिएबल है तो इसलिए ये किस पे डिपेंड करेगा, एक्स पे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात कुछ करते हैं जादू की, और जादू ये है यहां पर कि अगर मैं फोर्स की बात करूं कि ना करूं, फोर्स की बात, पोटेंशियल माइनस dy/x, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। जो फोर्स होता है उसको डिफाइन करते हैं कुछ इसी तरीके से करते हैं। ग्रेविटेशनल था इसलिए h था, क्योंकि हाइट वेरी कर रहा था। यहाँ हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस वेरी कर रहा है इसलिए x है, तो यहाँ पे dx लिख दिया। फिर करें यहाँ पे dbx की वैल्यू रखना जरा, क्या जाएगा, kx²/2। जो पोटेंशियल एनर्जी से स्टोर हुई वो एक्चुअल में एक्सटर्नल वर्क डन के साथ हुई। ठीक, वर्क डन ऑन द स्प्रिंग, जो स्प्रिंग के ऊपर वर्क किया गया तो पॉजिटिव है। अगर स्प्रिंग द्वारा मैं बोलता वर्क डन बाय द स्प्रिंग, ऑन द स्प्रिंग नहीं, बाय द स्प्रिंग, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होता। मैं वर्क डन ऑन द स्प्रिंग की बात कर रहा हूं, वो स्टोर हुए पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में। क्लियर है? और अगर मैं वर्क डन बाय द स्प्रिंग बोलता तो नेगेटिव साइन होता। तो यहाँ पे जो फोर्स आती मेरी क्या आती, तो ये नेगेटिव साइन यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम पहले से साइन मान के चल रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, वर्क डन ऑन द बॉडी यूज किया ना, तो वही तो स्टोर होगा स्प्रिंग में जो ऑन द बॉडी करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा बेटा, वर्ड याद रखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम।
अगर स्प्रिंग काम कर रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, जब एक्सटर्नली वो कर रहे हैं तो हम वर्क कर रहे हैं स्प्रिंग पे, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ऑन द सिस्टम ऑलवेज पॉजिटिव, बाय द सिस्टम ऑलवेज भी नेगेटिव इन नेचर। ठीक है, ये कन्वेंशन मान के चलते हैं, यही कन्वेंशन थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज किया जाएगा फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में जैसे इसका उल्टा किया जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पढ़ाई जाती है, और फिजिक्स में मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे करोगे तो क्या होगा, के बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा फॉर्मूला, इसका करोगे तो माइनस के एक्स बाई कितना होगा, हाँ था ना, सॉरी 1/2 के, इसका करोगे तो क्या आएगा, सिंपली 2 के एक्स आएगा, तो बाहर आ जाएगा, एक कम हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस के एक्स, ये जो फोर्स है वो क्या है, यही है माइनस के एक्स, जो यहाँ पे डिराइव कर दी गई। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो एफ है वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि किसके बराबर होता है, माइनस के एक्स। ये रहा आपका रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंजर्वेशन लॉ से हम क्या कर सकते हैं। बेटा अब यहां पे एक चीज सीख लो, बेटा यहां पे क्या किया गया, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी एक्स, ठीक है, जो कि 0 है, यहां से हम बॉडी को यहां पे रखे हैं, ठीक, इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ये 0 है, मुझे इस पॉइंट पे बी चाहिए, तो ये डिस्टेंस एक्स है, ये एक्स एम मान लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, एक्स एम मान लेते हैं। तो बेटा अगर मैं न्यूटन लॉ लगाऊंगा, हुक्स लॉ लगा के बहुत ज्यादा टफ पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चनों को जहां पे फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया गया, हम क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स मैकेनिकल एनर्जी मीन्स टोटल एनर्जी इनिशियली इज इक्वल टू, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी को एम से करें, इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। ठीक बेटा, यहां पे इनिशियली अगर आप देखो तो इनिशियली इसकी वैल्यू क्या है, हाफ एम 0 स्क्वायर, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी का है, जितनी इसमें डिस्टेंस है और जितने इसमें स्टोर हुई है, जितनी हमने इलॉन्गेट की उतने तो वर्क डन इसमें ऐड हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे जो वर्क डन किया गया वो क्या किया गया, हाफ के एक्स एम स्क्वायर किया गया। ठीक है, मान लेते हमें वेलोसिटी एक्स की इक्वल टू 0 पर चाहिए। ठीक, तो बेटा यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी करेंगे, जैसे इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे जब ये आएगा तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी तो रहेगी, ठीक है रहेगी, तो क्या देते हैं हाफ एम वी स्क्वायर रहेगी। बट यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, एक्सएम यहाँ पे क्या होगा 0, और एक्सएम अगर 0 हो गया तो ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई 0। क्लियर? अच्छा, यहां से ये 0, यहां से ये 0, तो बचा क्या, सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर। ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और वी स्क्वायर क्या हो गया, के बाई एम एक्स एम स्क्वायर। तो वी की वैल्यू क्या हो गई, के बाई एम एक्स एम। ठीक है, तो बेटा ये जो आपने ये देखा, ये जो वेलोसिटी होती है ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, मींस अगर मैं किसी बॉडी को यहां से छोड़ूंगा तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे सबसे मैक्सिमम होगी, और इसके बाद क्या होगा, क्यों यहां मैक्सिमम होगी, क्योंकि बेटा यहां पर आके इस पोजीशन पे आके यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है 0, और यहां पे इसका मतलब जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये कम होती चली गई, जैसे जैसे इधर आएगी तो इसमें स्ट्रेस कम पड़ेगा, इस पॉइंट पे आके क्या होगा, ये एकदम नॉर्मल लेंथ पे हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर यहाँ 0 हो गई तो इसका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि V हमारा क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा, यहाँ पर V क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी निकाली x इज इक्वल टू 0 पे,
एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, ये क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। क्लियर? तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब लगाते हैं फोर्स का खेल खेलते, एक्सेलरेशन ये सब निकालते, कंपोनेंट 1 कंपोनेंट ये सब चीजें, तो दिक्कत हो जाती है, कॉम्प्लिकेट हो जाता। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव नेचर से, इसलिए कंजर्वेशन फोर्स लगा दिया। ठीक है, अब कुछ बचा स्प्रिंग में, देख लेता हूं बेटा। अच्छा, एक चीज, जब ये वी मैक्स निकला, इसका फॉर्मूला जो था ये कुछ ऐसा था ना, के बाई एम एक्स एम। बेटा वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, मीटर इंटू सेकेंड। एक्स की तो यूनिट मीटर होती है, तो एक्स की भी यूनिट क्या होगी, ये जो के बाई एम होता है, इसकी जो डायमेंशन होती है ये टाइम इनवर्स होती है। के बाई एम की क्या होगी, टाइम इनवर्स होगी। क्यों? क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस टाइम को आप एक्सएम और इसको 1/t बोले, तो ये टाइम जो होगा, ये जो इसकी डायमेंशन होगी वही डायमेंशन इसकी होगी। मीन्स क्या होगी, इसकी डायमेंशन टाइम इनवर्स होगी, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, टाइम इनवर्स होगी। तो ये जो क्वांटिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ोगे उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बट ये याद रखो कि इसकी जो वैल्यू होती है वो टाइम इनवर्स होती है। ठीक है, डायमेंशन। अब और क्या बचा, अच्छा ग्राफ बचा हुआ। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, ये एक्स है, तो स्टूडेंट तो अब हम लोगों के पास था, अगला जो था वो था ग्राफ के बारे में, कि ये एक्स है और ये जो हमारी एनर्जी। ठीक है, एनर्जी और एक्स ग्राफ है, एक्स के बीच में ग्राफ बनाना है। ठीक है, हमें मालूम बेटा कि हमारी जो टोटल एनर्जी होती है वो नेगेटिव तो होगी नहीं, और वो क्या होती है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसके फॉर्म में होती है। अब बेटा एक बात बताइए कि अगर इसके मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन है एक्सी, ठीक, इसके मेन पोजीशन से जैसे जैसे मैं इसको यहां से इस साइड खींचूंगा तो क्या होगा, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी। बट जब यहाँ एक्सी पे था तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0, क्योंकि उस समय इस स्प्रिंग पे ना स्ट्रेस का ना कंप्रेशन था। मीन्स इस पॉइंट पे ये एक्स इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0। अब बेटा एक बार बताओ, यहां पे अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, हमें तो मालूम है कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बट ये तो कोई फिक्स वैल्यू है ना, कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, इसका मतलब उस समय हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी भी क्या होगी, इसका मतलब क्या हुआ, उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमने ये देखा भी हुआ है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आती है, वी मैक्स, वो क्या थी, रूट के बाई एम इंटू एक्सएम, स्मॉल एम, एक्सएम था एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, तो जब पोटेंशियल 0 हुआ तो उस समय काइनेटिक एनर्जी जो थी वो क्या थी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक, जो टोटल एनर्जी थी वो किसके बाद, काइनेटिक एनर्जी का, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल 0 थी तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक, अब बात करते हैं कि बेटा यहाँ एक्सएम, जब यहाँ एक्सएम पे पहुंचा तो यहाँ पे यू क्या था, 0। अब मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करते हुए यहाँ तक आएगा। अब यहाँ आने के बाद क्या होगा, ये फ्री हो जाएगा, बट इसके पास यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी, तो इनर्शिया के कारण क्या होगा, ये इधर की साइड आएगा। इसका मतलब ये अब स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा तो इसको इसकी वेलोसिटी रिटायर्ड होगी, और जब वेलोसिटी रिटायर्ड होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी पॉइंट पे आके क्या होगा, ये रुक जाएगा। ठीक, तो जितना ये एक्शन था, जितना ये एक्शन था उतना ये इस डायरेक्शन में क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। इक्विलिब्रियम से एक्सिस 0 से क्या करेगा, इतना ही शिफ्ट करेगा। तब जब फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करे, एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे, तब जितनी ये डिस्प्लेसमेंट है उतनी यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, कवर अप करेगा। मीन्स यहां पे आगे फिर ये रुकेगा। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एक जगह 0 है, बट काइनेटिक एनर्जी 2 जगह 0 है, एक एक्सएम और एक माइनस एक्सएम। तो अगर मैं ये पॉइंट एक्सएम लेता हूं
और ये पॉइंट माइनस एक्सएम लेता हूं, तो यहां पे मेरी काइनेटिक एनर्जी 0 है इन दोनों पॉइंट में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी अगर 0 हो गई तो इसका मतलब यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। यहां काइनेटिक एनर्जी अगर 0 हो गई तो यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम। मीन्स इस पॉइंट पे जो ये एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी, वो क्या होगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो कि क्या होगी, मैक्सिमम। तो बेटा अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का बताऊं तो काइनेटिक एनर्जी यहां से 0 से क्या होगी, मैक्सिमम की तरफ जाएगी, और फिर क्या होगी, वेलोसिटी कम होने की वजह से फिर से 0 होगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। क्यों, क्योंकि जो वर्क डन होता है बेटा वो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। अगर मैं इन दोनों को भूल जाऊं, इसको अगर मैं कुछ कांस्टेंट मान लूं, कैपिटल एल मान लो, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर है, तो बेटा पैराबोला का इक्वेशन बनता है। ठीक है, किसका बनता है, पैराबोला का इक्वेशन फॉर्मूला बनता है। तो ये पैराबोलिक कर्व है। बट अब यहां पे देखो कि पोटेंशियल एनर्जी पे क्यों क्या बेटा, कि मैक्सिमम आती है जब काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, और फिर क्या आती है, मिनिमम होती है, 0 होती है, 0 हो गई। अब 0 होने के बाद क्या होगा कि फिर ये एक्सएम पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि जब स्ट्रेच और कंप्रेस होता है तभी इसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में नहीं रहती। तो ये इसकी हो गई क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो ये ग्राफ बन गया। अब एक चीज ध्यान देने वाली है, और वो ये कि जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग के केस में वो 0 होता है एट एक्स इक्वल टू 0। और हमने जो पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे ले सकते थे, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे ले सकते थे, पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर कर सकते थे एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे ही 0 अगर मैंने मान लिया तो इसका मतलब वो हमारा ओरिजिन हो गया। पर यहां पे क्या है कि हम फिक्स कर रहे हैं कि एक्स इक्वल टू 0 पे ही पोटेंशियल 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस स्प्रिंग में कोई भी ना स्ट्रेच है, ना ही कंप्रेशन है, ना ही एक्सटेंशन है। इसका मतलब इस समय इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर वर्क डन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। तो जनरली तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आर्बिट्रेरी पॉइंट पे हम खड़े होकर बोल सकते हैं ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारी ओरिजिन है। ये बोला था कि ये रिलेटिव नहीं होती, सॉरी ये एब्सोल्यूट नहीं होती, ये रिलेटिव होती है। जहां तो ऑब्जर्वर रहेगा उसके बेसिस पे हम बात कर सकते हैं। बट यहां के केस में क्या है कि ये v 0 तभी होगा जब x इक्वल टू 0 होगा। मीन इक्विलिब्रियम कंडीशन को ही हम क्या मानेंगे, ओरिजिन मानेंगे। यहां ऑब्जर्वर खड़ा करेंगे और देखेंगे कि आगे पीछे ये जब हो रही है स्प्रिंग के कारण ब्लॉक, ठीक, जब स्प्रिंग से छोड़ेंगे तो क्या होगा, कभी ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा, फिर अंदर ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा। तो ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसको हम ऑब्जर्व करने के लिए क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे खड़े हो जाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे ब्लॉक इधर उधर हो रहा है। ठीक है, दूसरा केस, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही कंसीडर की जाएगी। सिमिलर केस में ग्रेविटेशन पे जो सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो 0 मानते हैं। ठीक है, ये नहीं कि यहां पे 0 मान दिया, नहीं, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे क्या मानेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और सरफेस पे क्या मानेंगे, हमेशा 0 मानेंगे। जैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, और सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 बोला जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज नोट करने वाली है। अगर किसी के दिमाग में फितूर घूम रहा हो, किसान ने तो बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी तो ऑब्जर्वर पे चेंज करती है, तो यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है क्यों होती है। ठीक है, तो इसी के साथ ही स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा कलीजन। ठीक है, कलीजन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।